Assalamu alaikum. I'm teacher from the Ilm Online Academy, and today is our third lecture that is based on the theory paper. We have the paper from your season October-November. You can see the paper on my screen, and the session is 2010. Okay. Okay, let's start the questions. You can see the first question. In the first question, they are saying that an object of weight W is suspended by two ropes from a beam. ठीक है, आपके पास बीम है, एक स्पोर्ट है, उसके थ्रू आपके पास दो रोप्स है, उनको सस्पेंड किया गया है. एंड द वेट W को आपके पास सस्पेंड किया गया है. ठीक है, द टेंशन इन द रोप आर 50 न्यूटन एंड द 86.6 न्यूटन. आपको टेंशन जो है स्ट्रिंग में गिवन है. लेट्स से हम इसको आपके पास कह लेते हैं टेंशन 1 और इसको हम कह लेते हैं दैट इज योर टेंशन नंबर 2. ठीक है, आपके पास जो स्ट्रिंग 1, आप स्ट्रिंग 2 भी नेम इसको दे सकते हैं. इन द स्पेस बिलो, जो आपके पास नीचे स्पेस इन्होंने दी हुई है, आपने यहाँ पर डायग्राम से शो करना है कि आपके पास ये जो दो आपकी टेंशन शो की हुई है, इनका रिजल्टेंट आपके पास कहाँ होगा. और आपने स्केल में यूज करना है कि आपको स्केल की मेजरमेंट गिवन है कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इफ 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो आपको 50 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 50 न्यूटन विल बी इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर. एंड यू कैन और ये आपके पास कैसे आया, अगर आप इसको 10 से डिवाइड करें तो आपके पास इक्वल आता है इसके 5 सेंटीमीटर के. ठीक है, और 86.6 जो आपके पास न्यूटन है, अगर आप इसको 10 से डिवाइड करें तो आपके पास इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर. ओके, दैट आर जस्ट स्केल्स. ठीक है, हमें जस्ट टेंशन का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. ओके, मैं आपके पास जो रिजल्टेंट है वो मैं आपको फिगर में ही ड्रॉ करके बताती हूँ. Okay, let's draw the resultant. Okay, first of all, that will be the x component for the tension 1. ठीक है, ये मैं आपके पास जो मरून कलर में ड्रॉ कर रही हूँ, that is the for the tension T1 आपके पास फर्स्ट रोप के लिए. ठीक है, that will be the x component. And what will be the y component? That will be the y component. आपको पता है कि जो आपके पास थीटा होता है, कोई भी एंगल, ठीक है, 60 डिग्री 50 डिग्री कोई भी एंगल है, एंगल के बिल्कुल आपके पास सामने वाला जो होता है दैट इज योर cos थीटा. सो आई कैन राइट इट एज T1 cos ऑफ सो दैट इज साइन थीटा. ठीक है, एंगल के सामने वाला आपके पास क्या होता है? साइन थीटा. सॉरी फॉर मिस्टेक. ठीक है, एंगल के सामने वाला आपके पास साइन थीटा होता है, सो इट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री. ओके, एंड दैट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ दिस. ठीक है, एंड व्हाट विल बी दिस विल बी द कॉज कंपोनेंट ऑफ दिस. ठीक है, मैं आपके पास कंपोनेंट्स को यहीं पर रिजॉल्व कर रही हूँ बिकॉज हमें नेक्स्ट में इनके कंपोनेंट्स जो है उनकी जरूरत पड़ेगी. दैट इज योर कॉज 60. ओके, और आपके पास रिजल्टेंट क्या होता है किसी भी वेक्टर का? रिजल्टेंट आपके पास होता है फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ या फिर लास्ट वेक्टर के हेड से जो आपके पास वेक्टर आपको मिलाता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. सो दिस इज द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर. सो ये जो आपके पास वेक्टर है दैट इज मार्क्ड विद द 50 न्यूटन. दैट इज गिविंग यू द रिजल्टेंट फॉर दिस टेंशन. ओके, नाउ फॉर द टेंशन इन दिस डायग्राम 86.6 न्यूटन में अगर आप यहाँ से ड्रॉ करें तो लेट्स ड्रॉ इट विद द ग्रीन कलर. ठीक है, जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन, अगर हमें डिफरेंस जो है इसका पता लग सके, तो दैट विल बी द कॉस कंपोनेंट. ठीक है, यू कैन मार्क इट एज T2 cos ऑफ 30 डिग्री. ओके, that is the cos component. And what will be the sine component? That will be the sine component. You can take it as T2 sine of 30 degree. Okay, and the resultant for this will be, अगर आप इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो रिजल्टेंट कहाँ होगा आपके पास? अगर आप फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएं तो इसका रिजल्टेंट भी आपके पास यही होगा. सो दीज आर द रिजल्टेंट. ये जो 50 न्यूटन में और आपके पास 86.6 न्यूटन में आपको दिए हुए हैं दैट आर द रिजल्टेंट. ठीक है, आपने जस्ट इन रिजल्टेंट्स को लेबल करना है, अदरवाइज मैंने आपको इनके जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं. रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी जस्ट दिस, जो आपके पास ये आपके पास सॉरी वैल्यूज हैं जो आपके पास अपवर्ड पॉइंट कर रही हैं दैट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यूज. आपने जस्ट इनको मार्क कर देना, आपके पास रिजल्टेंट वैल्यूज जो है वो आपको मिल जाएंगी. ओके, instead of cos thetas and sin thetas, just resultant, and it is pointing in your positive y direction. ओके, दैट इज द फर्स्ट ए पार्ट. ठीक है, इसमें जस्ट आपको रिजल्टेंट जो है उनको ड्रॉ करना था. नाउ यू कैन सी द बी पार्ट. इन द बी पार्ट दे आर सेइंग दैट फ्रॉम योर डायग्राम फाइंड द रिजल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट. आपके पास जो डायग्राम है उसके थ्रू आपने रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. अभी देखें, जो हमने आपके पास कंपोनेंट्स ड्रॉ किए थे, इन कंपोनेंट्स के थ्रू हम इनके रिजल्टेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, आपके पास एक्स कंपोनेंट में भी आपके पास टेंशन की फोर्स आएगी और आपके पास y कंपोनेंट में भी टेंशन की फोर्स आएगी. ठीक है, हम x में x वालों को और y में y की फोर्सेस को एड अप कर देंगे. ओके, x कंपोनेंट आपके पास फर्स्ट टेंशन का है दैट इज T1 साइन ऑफ
sorry, that is T1, yes, T1 साइन ऑफ 60 डिग्री, बट साइन ऑफ 60 डिग्री आपने इसके साथ माइनस साइन लगाना है, बिकॉज T1 की जो टेंशन है दैट इज पॉइंटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, एंड द प्लस T2 साइन ऑफ 30 डिग्री, that is for the tension T2 sine of 30 degree. And now let's solve this first. अगर आप टेंशन T1 को अप्लाई करें तो आपके पास टेंशन T1 क्या है, आपके पास that is -50.0, ठीक है, यू कैन मार्क इट एज 50 न्यूटन इंटू द साइन 60. ओके, आपको पता है कि अगर आप कैलकुलेटर में साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.866. ओके, सो इट इज इक्वल टू 0.866, ओके, प्लस T2 टेंशन T2, सो टेंशन T2 इज, मैं आपके पास न्यूटन में ही ले रही हूँ, मैं सेंटीमीटर में नहीं ले रही, सो आप इसको सेंटीमीटर में लेके भी कर सकते हैं. एंड फॉर साइन 30, ठीक है, साइन 30 के लिए अगर आप वैल्यू अप्लाई करते हैं तो योर वैल्यू इज 0.5. ओके, सो फ्रॉम हेयर आपको जो कॉस कंपोनेंट है टेंशन का वो आपको मिल जाएगा. ओके, फर्दर आप 50 को मल्टीप्लाई करें 0.866 से तो आपका आंसर आएगा, योर आंसर विल बी 43.3. यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द कैलकुलेटर. ओके, एंड प्लस you have to find out the 86.6 multiplied with the 0.5, so your value will be equals to 43.3. okay, and this value was in negative, so x component में आपके पास क्या हो जाएगी, x component में आपके पास इक्वल हो जाएगी टेंशन 0 के, ठीक है, because -43.3 will and the plus 43.3 will cancel out each other. Now in the y direction, y डायरेक्शन में आप देखें, अगर y डायरेक्शन में आपके पास है T1, so कि T1 is of 50 न्यूटन, so 50 न्यूटन मल्टीप्लाइड विद द cos 60 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने y कंपोनेंट्स के लिए, जब हमने x कंपोनेंट के लिए तब आपके पास साइन था, अब आपके पास cos है, ठीक है, तो cos 60 आपके पास वैल्यू देता है 0.5 आपको 60 डिग्री पे, यू कैन कैलकुलेट इट. ओके, प्लस आपके पास दोनों आपके पास पॉजिटिव में है तो आपके पास ये कंपोनेंट्स आपके एड अप हो जाएंगे, और आपके पास जो कॉस है सेकंड, आपके पास cos 30 के लिए आपको वैल्यू देता है 0.866, so it is equal to 0.866 and the tension T2 is equals to 86.6. okay, so first of all you can multiply it, just multiply the values 50. okay, 50 multiplied with 0.5, your answer is 25, that is your 25, plus 86.6, 86.6 is multiplied with the 0.86, so your value is 74.4. got it, that is your y component. You can add up both because both are y components, so 25 is added up in 74.4, 74.4, your answer is 99.4. got it. so फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप क्या करें, आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करें. सो यू नो दैट रिजल्टेंट के लिए आपको क्या करना होता है, रिजल्टेंट के लिए आपके पास x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस यू हैव टू फाइंड आउट द y कंपोनेंट स्क्वायर, ठीक है. x कंपोनेंट आपके पास क्या है वैल्यू, अभी हमने देखी x कंपोनेंट की वैल्यू है 0 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट वैल्यू, सो 99.4 स्क्वायर. ओके, जस्ट लाइक दिस द 100 स्क्वायर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आप इसमें से क्या करेंगे, आप 99 का स्क्वायर लेंगे, जस्ट लाइक आप स्केयर लेंगे और स्केयर लेके आप उसमें 0 ऐड करेंगे, आपके पास वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी. सो योर वैल्यू विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9801. ओके, 99.4 9880, that is the value. okay, resultant. So just take the square root of this value. So when 9880, the square root of this value will be equals to 99. So that is the value of the resultant. okay, आपके पास resultant की value क्या आई है, resultant की value आपके पास आई है 99. So that is our B part की जिसमें हमने resultant की value को find out करना था. We have find out the value of the resultant. okay, next see the next further. Let's go further.
दे आर सेइंग दैट स्टेट द डायरेक्शन, आपके नेक्स्ट में जो है जैसे आपने डायरेक्शन का बताना है कि स्टेट द डायरेक्शन, कि आपके पास डायरेक्शन आपके पास जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। अभी हमने ड्रॉ किया था, जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो आपके पास कहाँ होगी, रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव y डायरेक्शन में होगी। सो फॉर द सी पार्ट इट इज पॉजिटिव y। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट द वैल्यू ऑफ द W, आपने वर्क डन की वैल्यू जो है उसको बताना है कि आपके पास वर्क डन की, सॉरी आपके अपने वेट की वैल्यू बतानी है, सॉरी फॉर दिस। वेट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वेट की वैल्यू आपके पास आएगी सेम आपके पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, जितनी आपके पास जो वेट है आपका, जिसके थ्रू आपने स्ट्रिंग को सस्पेंड किया हुआ है, उसी की वजह से आपके पास जो टेंशन है वो आपके पास स्ट्रिंग में कॉज हो रही है। जितना वेट है उतनी आपके पास टेंशन कॉज हो रही है, तो वेट आपके पास किसके इक्वल होगा, जितनी आपके पास टेंशन है, जो हमने बी पार्ट में अभी फाइंड आउट किया है, दैट वाज 99 न्यूटन, तो आपके पास वेट की वैल्यू भी सेम होगी, दैट इज 99 न्यूटन। ओके, okay, let's move further to the question number 2. In question number 2, they are saying that a car travels around a circular track at a constant speed. ठीक है, आपके पास एक कार है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। ओके, व्हाई इट इज इनकरेक्ट टू डिस्क्राइब द सर्कुलर मोशन एज हैविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं सर्कुलर पोजीशन में, ठीक है, अगर आपके पास एक बॉडी है जो सर्कुलर ट्रैक में, लाइक एक बाइसिकल है, वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करी है, या आपने एक रोप के साथ कोई आपने किसी स्ट्रिंग के साथ कोई जो है आपने स्टोन जो है उसको बांधा हुआ है और आप उसको जो है सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा रहे हैं, तो आप उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट क्यों नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके रीजन ये है कि जो आपके पास अगर कोई बॉडी लीनियर में या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, बट जब आपके पास बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए बॉडी की हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट चेंज हो रही होती है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को नहीं बट हम लोग उसकी डायरेक्शन को भी देखते हैं, वो तो डायरेक्शन आपके पास जो है वो चेंज हो रही होती है, तो इस वजह से आप वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रख सकते। सो यू कैन राइट इट एज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, ओके, और अलोंग द टेंजेंट आपके पास डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। You can see from its V part, a force is required to maintain a circular motion. Explain why a force is required. जब आपके पास कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है तो उसके लिए हमेशा एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो फोर्स उसको सर्कुलर ट्रैक में या सर्कुलर पाथ में मूव करवा सके, ठीक है। अदरवाइज अगर वो फोर्स ना हो, जिसको हम कहते हैं नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, हम उसके साथ हमेशा ये क्यों कहते हैं कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज वो फोर्स आपके पास रिक्वायर्ड फोर्स ऐसी होती है कि अगर आपके पास बॉडी के सर्कुलर पोजीशन में मूव करते हुए सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए, जैसे आपके पास स्ट्रिंग है जिसके आपने एज के ऊपर एक स्टोन जो है उसको टाई किया, अगर आप उसको घुमा रहे हैं, अगर आपकी स्ट्रिंग जो है जो कट जाए, तो वो आपकी आपका जो स्टोन है उसको फर्दर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं कर सकेगी, तो आपकी बॉडी जो है वो नेक्स्ट फर्दर सर्कुलर मोशन में नहीं मूव करेगी, आपका स्टोन जो है वो स्ट्रेट मूव करके आपके पास कहीं पे ग्राउंड में जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ना हो फोर्स तो क्या होगा, फोर्स आपके पास जरूरी होती है ताकि आपके पास डायरेक्शन चेंज कर सके आपके पास बॉडी की, ठीक है। ओके, और आपके पास क्या आ सकती है, बॉडी को एक्सेलरेट करवा सकती है, और आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको प्रोवाइड कर सके ताकि आपके पास बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करती रहे, ठीक है। एज बॉडी इज मूविंग इन सर्कल, डायरेक्शन, acceleration and velocity is changing, so force is needed, ठीक है। आपके पास डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए, उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए, उसके लिए फोर्स की जरूरत होती है। जैसे ही अगर आपने उसकी फोर्स को खत्म किया, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स है या कोई भी फोर्स है, तो आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, दूर जाके कहीं गिर जाएगी। एंड आल्सो फॉर द डायरेक्शन, यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर, आल्सो फॉर द also for direction, okay। Next, see in V part, they are saying that
इन विच डायरेक्शन डज दिस फोर्स एक्ट, ठीक है, जो आपके पास फोर्स होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की हमने बात की, वो आपके पास किस डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, जिसको हम ए सी या एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा आपके पास टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, ठीक है। आपके पास एफ सी की फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल होती है और आपके पास सर्कल को सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाती है। और ए सी जो होती है आपके पास, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू भी हमेशा आपके पास इनवर्ड होती है, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर, ओके, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट सी में आपके पास क्या है, सजेस्ट दैट व्हाट प्रोवाइड्स दिस फोर्स, ठीक है, आपने सजेस्ट करना है कि आपके पास वो कौन सी चीज है जो आपके पास इस फोर्स को प्रोवाइड करती है, जो आपने नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर आप इसकी बात करें एक्सेलरेशन की बात करें, कौन सी चीज है जो आपके पास इस फोर्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आपके पास लेट से कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है या अगर कोई बॉडी एयर में भी मूव कर रही है, तो उस पर हमेशा ऑपोजिट में एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है। बॉडी जो है वो अगर आपके पास किसी बैंकिंग आपके पास रोड पे मूव करी है, जो कि आपके पास थोड़ी कर्व्ड रोड है, तो उसके ऊपर आपकी जो लेट से आपकी कार है या आपकी बाइसिकल है, उसके और टायर के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स होगी। तो फ्रिक्शन की फोर्स होगी जो बिटवीन टायर्स या फिर आपकी कार के रोड के दरमियान होगी, वो आपको क्या करेगी, आपको इस फोर्स को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और अगर आप एयर में मूव करें तो आपके पास कौन सी होगी, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स होगी जो आपको ये फोर्स प्रोवाइड करेगी। Okay, okay, that was our question number 2. Next, see the question number 3. In question number 3, they are saying that show the hydraulic lift in a car repair workshop, ठीक है। आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसके थ्रू आपके पास पिस्टन में फ्लूइड के थ्रू प्रेशर अप्लाई करके कार को अपवर्ड मूव करवाया जाता है एंड फर्दर दैट, ठीक है। द हाइड्रोलिक फ्लूइड ट्रांसमिट्स द प्रेशर कॉज्ड बाय पिस्टन ए, ठीक है। ये आपके पास एक पिस्टन लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, यू कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन। आपके पास ये जो पिस्टन ए है, इसके थ्रू आपके पास क्या किया जाता है, आपके पास प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और इस पिस्टन का एरिया आपको गिवन है, दैट इज 0.01 मीटर स्क्वायर, इक्वली टू ईच ऑफ द 4 पिस्टन्स, ठीक है, होल्डिंग अप द कार फोर इक्वली, मतलब आपके पास जो बाकी 4 पिस्टन्स हैं जो आपके पास कार को होल्ड करके आपके पास अपवर्ड उन्होंने करवाया हुआ है, उसका एरिया भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.02, दैट इज द एरिया फॉर 1। तो 4 पिस्टन्स का एरिया होगा 4 मल्टीप्लाइड विद द 0.02। A force of 1000 Newton on piston A is just enough to raise the car। जो आपके पास पिस्टन A है, इसके ऊपर कितनी फोर्स है, 2000 की फोर्स, सॉरी 1000 न्यूटन की फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1000 की न्यूटन की फोर्स इनफ होगी तो वो आपकी कार को अपवर्ड मूव करवा सके। द प्रेशर कॉज्ड बाय द ए ऑन द फ्लूइड आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो पिस्टन ए है जिसका एरिया भी आपको गिवन है और यहाँ पर आपने कितनी फोर्स अप्लाई करनी है उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू भी आपको गिवन है। तो आपने बताना है कि इसके थ्रू आपको कितना प्रेशर जो है वो अप्लाई होगा बाकी पिस्टन को। तो यू नो द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर, एज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर आपको कितना चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू द 1000, ओके, एंड डिवाइड इट विद द 1000 Newton divided with the area, and area of the piston A is 0.01 meter square, okay। जब आप इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो your value will be equals to 100,000 Pascal, 100,000 Pascal, or you can also write it as Newton per meter square, okay, from the unit of the pressure। Okay, next see in the 2 they are saying that the total upward force caused by the fluid। अब आपको total upward force find out करनी है caused by the fluid। जो आपके पास 4 pistons में fluid है, उन 4 pistons की वजह से total upward आपके पास कितनी force आपकी कार को अप्लाई की जा रही है, ठीक है। अब इसके लिए आपको चारों पिस्टन का एरिया जो है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पिस्टन्स कितनी है, यू हैव 4 पिस्टन और 1 पिस्टन जो है, एक पिस्टन का एरिया है आपके पास 0.02, ओके। सो फॉर द टोटल आपके पास कितना होगा, टोटल अगर आप 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, योर आंसर विल बी इक्वल टू 0.08 मीटर स्क्वायर, ओके। अच्छा, जो प्रेशर का तो उन्होंने हमें बता दिया कि इक्वल फोर्स आपके पास लगाई जाएगी और वो जो इक्वल फोर्स की आपके पास
वैल्यू है वो आपके पास प्रोवाइड की जाएगी चारों आपकी पिस्टन्स को, ठीक है। तो उन जितनी भी आपके पास चारों पिस्टन्स हैं उनकी थ्रू आपके पास कितनी प्रेशर आपके पास होगा, तो आपने उसके थ्रू आपने बताना है कि आपके पास फोर्स क्या होगी। एज यू नो दैट अगेन द प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया ए। ओके, तो एरिया को अगर आप इस साइड पे ले जाए तो आप फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं एज फोर्स इज इक्वल टू द प्रेशर इनटू द एरिया ए। अब 4 पिस्टन्स के लिए आपको एरिया रिक्वायर्ड जो भी है वो आपको गिवन है, दैट इज 0 पॉइंट, यू कैन सी इट फ्रॉम ए 0.08, ठीक है। और आपने प्रेशर जो है टोटल प्रेशर वो आपने 100,000 अपर से फाइंड आउट किया था। तो अगर आप क्या करते हैं प्रेशर को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया के साथ, सो योर वैल्यू विल बी इक्वल टू 8,000 न्यूटन, योर फोर्स विल बी इक्वल टू 8,000 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट सी, let's move further. Next, in the B part, they are saying that a car, the weight of each of the two car supports is 1,000 Newton, ठीक है। आपके पास दो कार्स हैं, ईच ऑफ द कार्स मीन मतलब एक कार का वेट जो है वो 1,000 है। कैलकुलेट द मैस ऑफ द कार, आपने कैलकुलेट करना है कार का मैस, ठीक है। अच्छा, द वेट ऑफ ईच टू कार सपोर्टेड इज 1,000 Newton, वेट आपको W जो है वो आपको गिवन है, तो आपने इसके थ्रू आपने मैस फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप मैस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यू नो दैट W weight is equals to m into g, that is the gravity. Okay, you can also see that F force, ठीक है, फोर्स किसकी इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है 8,000, ठीक है। अगर आप 8,000 को 9.8 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ से भी मैस की वैल्यू जो है वो आपको मिल सकती है। बट आपको वेट जो है वो आपको गिवन है एक कार का, ठीक है। अगर आप जो आपके पास एक कार का आपको वेट गिवन है, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो वहां से भी आप जो आपकी सिंपल वैल्यू है, ठीक है, आपकी ग्रेविटी की 10 से अगर आप उससे डिवाइड करते हैं तो आप वहां से भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने वेट की वैल्यू को। ओके, तो यहाँ से आप इसमें से दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे और दोनों इक्वेशंस को, ओके, तो जब आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू का जो मैस की है दैट विल बी इक्वल टू 600 किलोग्राम, ठीक है। आपके पास वैल्यू जो है 600 किलोग्राम, आपको मैस की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर यू हैव क्वेश्चन नंबर 4। So in question number 4, they are saying that a student in laboratory use the operators as shown in figure, ठीक है। आपको फिगर में जो है वो एक ऑपरेटर जो है वो शो किया गया है। डिटरमिन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम, ठीक है। ये आपके पास एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑपरेटर शो करवाया गया है। द रीडिंग ऑब्टेन इन द एक्सपेरिमेंट आर गिवन ब्लो, ठीक है। आपके पास रीडिंग जो है वो आपको शो की हुई है, एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाई गई है। मैस ऑफ द एल्यूमिनियम ब्लॉक, ठीक है, आपको मैस ऑफ जो है वो गिवन है। फर्दर आपको इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, जो एल्यूमिनियम का ब्लॉक है उसका इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है, फाइनल टेम्परेचर भी आपको गिवन है, एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड भी आपको गिवन है इसके लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट में आपको डिफाइन करनी है, ठीक है, कि आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस की क्या होती है कि अगर आपने कोई भी बॉडी है उसका 1 kg के लिहाज से, ठीक है, अगर आप उसका मैस देखें तो 1 kg मैस में 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी आपको उसको या कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। कि अगर आपने एक टेम्परेचर है किसी भी बॉडी का, उसको आपने 1 केल्विन इंक्रीज करना है और 1 kg के लिहाज से, तो आपको कितनी जो है वो आपको एनर्जी जो है वो करनी होगी, ठीक है, प्रोवाइड करनी होगी, या बॉडी कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब पर यूनिट मास, so that is the quantity of heat absorbed per unit mass of the material. This is not specifically for the aluminium, this is for all materials, okay, when its temperature increases 1 Kelvin, when its temperature increase 1 Kelvin, okay।
So that is the definition for the specific heat capacity. Okay, in the B part, they are saying that use the readings above to calculate the specific heat capacity of the aluminium. आपको कुछ readings दी हुई हैं, initial, final temperature. तो उनके अकॉर्डिंग आपने क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, और बाकी रिक्वायर्ड वैल्यूज, टेम्परेचर जो का चेंज भी आपको गिवन है, जो एनर्जी सप्लाइड है आपके पास, ठीक है, हीट एनर्जी, वो भी आपको गिवन है, और आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यू नो दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी E इज इक्वल्स टू द mass ऑफ द body, C is the specific heat capacity, and delta T is the change in temperature. You have to find out the C, so separate the C and it will be equals to the energy divided with the mass into the delta T, that is your temperature, change in the temperature, final minus initial. Okay, energy is 23,800 joule, and divide it with the mass of the body. Mass of the aluminium is given in, that is in grams. Okay, you can convert it into the kilograms. Okay, or you can further just put the values, sorry, it is in kilogram, ठीक है। तो आपके पास क्या होगी, that is 0.930, and the delta T, temperature difference, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, फाइनल टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, यू कैन सी फाइनल टेम्परेचर इज 41.3, so minus the initial temperature is 13.1, so total value for the temperature will be equals to 28.2. Okay, so first of all 0.930 is multiplied with 28.2, so your answer will be equals to, when you will divide this, multiply this value, your answer will be equals to 26.226, and the energy is 23,800 joule. So for the 23,800 joule, ठीक है, just divide it with 26.226, so your value for the specific heat capacity is 907.4. got it? That is the value for the specific heat capacity, 907.4. and you can also put the unit as joule is the unit for the energy, divided with the, okay, degree Celsius, that is the temperature unit, and kilogram, that is the unit for the mass. Okay, next let's move further. In the next part of this question, yes, you can see they are saying because the student knows it is good specific practice to repeat the readings, ठीक है। अगर आप रिपीट करते जाएं अपनी रीडिंग्स को, तो आपकी रीडिंग और ज्यादा प्रिसाइज होती जाएंगी। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से टाइम के बाद, ही कैरीज आउट द एक्सपेरिमेंट अगेन, सप्लाई द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द टेम्परेचर रीडिंग आर, जब आपके पास टाइम इनिशियल थोड़ा बहुत आपके इंक्रीज होता है, तो रीडिंग चेंज हो जाती हैं। जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 41 है, और फाइनल टेम्परेचर अब 62 है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले जो हमने टेम्परेचर लिया था वो डिफरेंट था। तो फर्स्ट वो कह रहे हैं यूज दी फिगर्स टू कैलकुलेट द सेकंड वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो पहले आपके पास 907 आई थी, अब आपने सेकंड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। नाउ वी विल पुट द जस्ट डायरेक्ट द वैल्यूज फॉर फ्रॉम हियर। एनर्जी जो है वो आपके पास सेम रहेगी, दैट इज 23,800 जूल, एंड डिवाइड इट विद द mass of the aluminium will remains the same, ठीक है, जो आपके पास पहले था, जस्ट द चेंज इज इन इट्स टेम्परेचर। और आपके पास mass कितना है, mass is 0.930, so for this again mass will be equals to, sorry, 0.930. okay, let's calculate the value 0.930. now what is the temperature difference? अब आपके पास जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो चेंज होगा। नाउ इट्स इन फाइनल टेम्परेचर इज 62.1 minus its initial temperature, that is 41. okay, so your value for the temperature will be equals to 21.1. okay, now 0.930 is multiplied with the 21.1, so that is equals to 19.62, and in the numerator we have 23,800 joule energy. okay, now 23,800 is divided with the 19.62, so
Next value for this is 1213.04. ठीक है, that is the second value for your energy. Okay, so you can see the major change. ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू और जो सेकंड वैल्यू, उसमें आपके पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या इसमें चेंज आ गया। आपके पास फर्स्ट हीट कैपेसिटी सेकंड हीट कैपेसिटी के साथ से डिफरेंस है। तो इन द पार्ट बी दे आर सेइंग दैट द स्टूडेंट डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक व्हेन टेकिंग द रीडिंग। ठीक है, उसने कोई मिस्टेक नहीं की जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर डिफरेंस या उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपके पास क्या हुई है, चेंज आई है। तो सजेस्ट व्हाई सेकंड वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा है कि हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है वो ग्रेटर आई है, तो वो आपके पास पूछ रहे हैं कि सेकंड वैल्यू आपके पास ग्रेटर क्यों आई है। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास जो एल्यूमिनियम का ब्लॉक है वो जब हम लोगों ने आपके पास कहीं रखा हुआ है, तो मोर एनर्जी उसकी जो है वो आपकी सराउंडिंग में क्या हो गई है, आपके पास वेस्ट हो गई है। ठीक है, तो आप इस जो आपके पास सराउंडिंग में एनर्जी वेस्ट होगी है उसकी वजह से उसका जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब वो और जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है पर केजी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोस्ट एनर्जी जो है वो उसकी इन्वायरमेंट में जाके आपके पास क्या हो रही है, लॉस्ट भी हो रही है। ओके, ओके, नेक्स्ट सी दे आर सेइंग दैट डी पार्ट सजेस्ट टू वेज, आपने दो वेज बताने हैं ऑफ इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू गिव द एक्यूरेट रिजल्ट एज पॉसिबल। ठीक है, आपने दो ऐसे उनको पॉसिबल वेज बताने हैं जिनके थ्रू आपके पास जो रिजल्ट है वो आपके पास ज्यादा जो है एक्यूरेट हो सके। ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपके पास ये है कि दैट इज यू शुड इंसुलेट द ब्लॉक। ठीक है, जो आपके पास एल्यूमिनियम का ब्लॉक है उसको आप इंसुलेट कर दें। इंसुलेशन से ये होगा कि उसके ऊपर सराउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही हीट उसमें एंटर हो सकेगी ना ही लीव हो सकेगी, तो आपको स्पेसिफाइड बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आपको मिल सकेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आप बॉडी को इंसुलेट कर दें। ओके, या अब आप इंसुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि आप उसके लिए डिफरेंट वेज जो है उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, या आप क्या करें कि आप उसको कवर कर दें और कवर इट। ठीक है, अगर आप उसको कवर कर देते हैं तो किसी फॉयल से कवर कर देते हैं या आप उसको किसी लिड से कवर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपके पास जो हीट है उसका लॉस जो है वो आपके पास कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सी इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर सेइंग दैट शो अ मॉडल केबल कार सिस्टम। आपके पास एक केबल कार सिस्टम का एक मॉडल आपको गिवन है। इट इज ड्राइवन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर कपल्ड टू अ गियर सिस्टम। ठीक है, आपके पास एक गियर सिस्टम के साथ कपल किया हुआ है, उसको मिलाया और उसके थ्रू आपके पास इसका डिस्टेंस भी गिवन है और आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। द मॉडल कार हैज अ मैस ऑफ 5 kg। आपको मैस जो है मॉडल कार का गिवन है 5 kg एंड लिफ्टेड फ्रॉम द बॉटम पुली टू द टॉप पुली इन 4 seconds। ठीक है, और बॉटम से लेके टॉप पुली तक ये जो गियर है या फिर आपके पास जो मॉडल कार है, इसको उठाने तक आपके पास टाइम जो है वो कितना गिवन है उन्होंने, दैट आर 4 सेकेंड। सो दे आर सेइंग दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द केबल कार, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपके पास केबल कार की क्या आएगी, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड विद द टाइम टी। ओके, सो आपके पास डिस्टेंस टोटल आपके पास जितना होगा, तो आपके पास ये जो पुली है या फिर आपके पास ये जो गियर कार है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड विद द टाइम्स। ठीक है, तो अगर आप उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, आपकी एवरेज स्पीड।
ओके तो अगर आप यहाँ से स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करें, अब देखिए टोटल डिस्टेंस पुली ने ट्रेवल करना है दैट इज 6 मीटर, ठीक है, और आपके पास कितने टाइम में ट्रेवल करना है, दैट आर योर 40 सेकेंड्स, ठीक है। सो 6 मिनट, 6 इज डिवाइडेड विद द 40 सेकेंड्स, सो योर वैल्यू फॉर द एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 0.15 मीटर पर सेकेंड, so that is the value for the average speed of the pulley. Okay, next they are saying that the gravitational potential energy gained by the cable, ठीक है, कार आपने potential energy बताना है कि केबल कार की potential energy क्या है, gravitational potential energy, as we know that gravitational potential energy is equals to the mass into the gravity into the total height, ठीक है। mass आपको given है केबल कार का, सॉरी आपको mass जो है वो आपको total given है that is 5 किलोग्राम, okay, and the gravity, you know the value of the gravity, you can put it as 9.8 और approximate आप इसको 10 भी पुट कर सकते हैं, 9.8 मल्टीप्लाइड विद द हाइट, आपके पास हाइट कितनी है, इस जो आपके पास ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट कितनी है, द हाइट इज गिवन टू यू एज 2 मीटर, यू कैन सी इट फ्रॉम द फिगर, सो मार्क इट एज 2 मीटर, got it? So just multiply this value for the gravitational potential energy, so you will got your value. Okay, now 5 is, let's see, 5 is multiplied with the 9.8 and further it is multiplied with the 2, so your value is 98 joule. That is the value for the gravitational potential energy, 98 joule. Okay, next they are saying that, see, द यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द ड्राइविंग मैकेनिज्म, ठीक है, आपके पास आपने आउटपुट जो है वो फाइंड आउट करना है कि आपके पास पावर क्या है, ठीक है। यू नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड विद द टाइम, ठीक है, पावर, यूजफुल पावर आपके पास क्या है, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड विद द टाइम, एंड वी नो दैट द डब्ल्यू आपके पास किसके इक्वल है, वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी, ठीक है, हमारे पास वर्क डन ही हमें बताता है कि हमारे पास सिस्टम में कितनी एनर्जी यूज हुई है या हमने कितनी एनर्जी जो है वो उसको यूज किया, ठीक है। तो एनर्जी जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है दैट इज वाज योर 98 जूल एंड डिवाइड इट विद द टाइम, एंड द टाइम इज 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी पावर को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जस्ट सॉरी, so just sorry, 98 is divided with the 40, so your answer for the power will be equals to, you can see from here that is will be equals to 2.45 watt power. Okay, okay, let's see the B part. In the B part they are saying that how would the electrical power input to the motor compare with your answer to the A in the 3, ठीक है, जो आपके पास हमारे पास पावर का आंसर आया है, ठीक है, हम उसमें को इलेक्ट्रिकल मोटर से कैसे कर सकते हैं उसको कंपेयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास मोटर होती है, ठीक है, जो इनपुट होती है जो आपके पास हम देते हैं, ठीक है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर, और जो आउटपुट होती है वो हमें थोड़ी कम मिलती है, ठीक है। तो हमारे पास ये आपके पास न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है कि आप इसको किसी नंबर के थ्रू डिफाइन कर सकें, तो आप जैसे इसको लिख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इनपुट डिवाइडेड विद द आउटपुट, और आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने इनपुट कितनी दी है, ठीक है, यूजफुल पावर जो आपकी इनपुट है डिवाइडेड विद द आउटपुट, कि आपने कितनी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड की है, ठीक है, आपको आउटपुट कितनी मिली है। लेट्स से कि आपने जो पावर आपको मिली है वो आपके पास 2.5 थी, ठीक है, आप जो इनपुट में आपने पावर अप्लाई की है वो मे बी इससे ज्यादा हो, तो आप उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी आपको मिलेगी, वो एफिशिएंसी ही आपको बताएगी कि आपके पास कितना पावर का लॉस है या आपको पावर आउटपुट में कितनी मिली है, ठीक है, और आप इसके थ्रू कंपेयर कर सकते हैं इस वैल्यू को। ओके, ये हमारे पास यहीं तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम इसके आपके इस पास पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।